माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की। 12th स्टैंडर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में से एक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ओसी कहते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत करने वाले हैं और आपका चैप्टर नंबर 1 है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या आपने कभी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने से पहले ये जो वर्ड मैनेजमेंट है उसको कभी ध्यान से देखा है? क्या आपने उसको प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है? तो आंसर इज यस। हमने वहां पर मैनेजमेंट करके एक पूरा उसी में चैप्टर हुआ करता था, जिसको अगर हम ओवरव्यू करें तो हमें ऐसा मिलता है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। जब आप लोगों से काम करवा कर ले सकते हो, जब आप लोगों से काम करवा के लेने की एबिलिटी आपके पास है, तो इसका मतलब यू आर अ कैपेबल मैनेजमेंट और होल्डर्स, या आप अच्छे मैनेजर बन सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखा जाए तो आपके घर में आपके जो पेरेंट्स होते हैं उनके पास वो सुप्रीम अथॉरिटी एंड सुप्रीम पावर होता है कि वो आपसे काम करवा कर लेते हैं। तो कैन वी से वो अच्छे मैनेजर है, क्योंकि उनके पास वो एक कला है कि वो दूसरों से काम करवा के ले सकते हैं। तो इसीलिए मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। अंडरस्टूड। अब यहां पर हम 12th स्टैंडर्ड का जो स्टार्ट करेंगे उसमें सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर कि आप वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक देखो। अगर आप डेली एक एक क्वेश्चंस के टारगेट को फॉलो करते हो, डेली एक एक क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हो, तो आपको 12th स्टैंडर्ड में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, इसके एश्योरिटी मैं आपको देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हमने मैनेजमेंट तो पढ़ लिया कि सर मैनेजमेंट का मतलब होता है इट इज एन आर्ट विच इज गेटिंग डन थ्रू पीपल। लोगों से काम करवा के लेने की एबिलिटी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो यहां पर while achieving goal of an individuals of an organization it is always important to use different system और टेक्निक। जब हम लोगों से काम करवा कर लेने की बात करते हैं, जब हम सोचते हैं कि एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन से काम करवा के लेना है ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स दोनों अचीव होने वाले हैं, तो हमें कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, एक सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है। आप कभी भी फिजिकल प्रोसेस से स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी सिस्टम के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। एक एग्जांपल के तौर पे व्हाट इज सिस्टम। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर सिस्टम होता क्या है? आप सिस्टम के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्यों? आपने सपोज मान लीजिए आपने एक मोबाइल की एप्लीकेशन ऑन की, मान लीजिए आपने स्विगी की एप्लीकेशन ऑन की। स्विगी की एप्लीकेशन लॉन्च होने के पहले उसका स्विगी का लोगो आएगा, उसके बाद आपकी लोकेशन वो फेच कर लेता है, उसके बाद आपको वो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स दिखाता है और उसके बाद उसके अंदर जितने भी परसेंटेज ऑफ या डिस्काउंट अगर आपको मिल रहा है वो दिखाएगा। अब आप क्या करते हो, अपने सिलेक्टेड रेस्टोरेंट से क्या करते हो, आप खाना ऑर्डर करते हो। आप अगर कूपन कोड है तो वो अप्लाई कर आप एक क्या करते हो, अमाउंट एक्यूमुलेट होता है, उसकी पेमेंट आपको कैश ऑन डिलीवरी करनी है, किसी फोन पे, गूगल पे या किसी एप्लीकेशन के थ्रू पेमेंट करना है, वो सारी चीजें करके आप प्रोसीड कर लेते हो। अब क्या होता है, सिस्टम भेजता, यही सिस्टम भेजता है रेस्टोरेंट को सिग्नल, रेस्टोरेंट को कहता है कि आपका ऑर्डर आपको मिला है। आप एक्सेप्ट भी कर सकते हो, डिनाई भी कर सकते हो। वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर आपको वेट करना है, आपका जो डिलीवरी पार्टनर है वो आपके यहां तक पहुंचेगा, उसके बाद वहां से पिक करेगा, रेस्टोरेंट से खाना पिक करके आपके दरवाजे तक ड्रॉप करने का काम करता है। तो यहां पर क्या चल रहा है, यहां पर स्विगी ने एक सिस्टम क्रिएट किया है जो मैनिपुलेट किया नहीं जा सकता। तो किसी भी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। तो सम ऑफ दिस टेक्निक्स आर एक्सेप्टेड यूनिवर्सली। तो जो सिस्टम हम बात कर रहे हैं, जो टेक्निक्स की हम बात कर रहे हैं, वो टेक्निक जो है वो यूनिवर्सल लेवल पर एक्सेप्ट की गई होती है। सेम चीजें आप जोमेटो के साथ देख सकते हो, सेम चीजें आप उबर ओला के साथ देख सकते हो। यहां पर भी एक सिस्टम, एक एप्लीकेशन बनाया गया, उस एप्लीकेशन में एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। आप डायरेक्टली बिना ऑर्डर के आप ऑर्डर सीधा रेस्टोरेंट को कॉल नहीं कर सकते कि आप मेरे को खाना डिलीवर कर दो। ठीक है, खाना डिलीवर करने के लिए वो एक बोलते हैं ना, एक
डिलीवरी पार्टनर, तो वो अपना डिलीवरी पार्टनर बेनिफिट, लेकिन वो आपको ढूंढेगा कहाँ? बट अगर वो एप्लीकेशन के थ्रू है तो उसको प्रॉपर लोकेशन के साथ मिलेगा कि हाँ भाई ये अभी निकला है, अब यहाँ पर पहुंचेगा, इसको इतना समय लगने वाला, तो वो सिस्टम फॉलो कर रहा है। तो दिस टाइप ऑफ अ सिस्टम शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, दस दे आर द कॉल्ड एज प्रिंसिपल। तो जो सिस्टम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं, जो टेक्निक्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल्स कहते हैं। इट प्रोवाइड गाइडलाइन टू द मैनेजर टू कंडक्ट ऑल ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी ऑन द स्पेसिफिक बेसिस। ये जो टेक्निक्स है, ये जो प्रिंसिपल्स है, मैनेजर्स को कहते हैं कि भाई साहब आपको ये क्या करना है, ये सारी चीजों को फॉलो करनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज के तहत। इट हेल्प्स द मैनेजर टू टेक इफेक्टिव डिसीजन एंड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ये प्रिंसिपल्स एक प्लेटफॉर्म सेट करके देते हैं मैनेजर्स को कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज को इसके ऊपर परफॉर्म करो, और जब स्मूथली तरीके से चलेगा तो आप अच्छे से अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, इफेक्टिव डिसीजन ले सकते हैं, ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर सकते हो। उसके बाद द प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज अ फंडामेंटल ट्रूथ और अ प्रोपोजिशंस दैट सर्व एज द फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम ऑफ बिलीफ और बिहेवियर और फॉर अ चेन ऑफ रीजनिंग। मतलब प्रिंसिपल्स को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि ये एक फंडामेंटल ट्रूथ है और ये एक प्रिपोजिशन है जो फाउंडेशंस को अपने सिस्टम ऑफ बिलीफ से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, बिहेवियर से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, और जो आपकी चेन ऑफ रीजनिंग है उसके साथ आपको कनेक्ट करने की कोशिश करता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। उम्मीद करता कि आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्मार्ट कोड की, क्योंकि क्वेश्चन जब हम लोग करते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करते हैं, तो समटाइम इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और समटाइम इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर। तो हम कुछ स्मार्ट कोड की मदद से करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको क्वेश्चंस के जो पॉइंटर्स है वो याद हो जाए। नॉर्मली बच्चों से जब इंटरेक्शन होता है तो वो कहते हैं सर अगर पॉइंट का नाम याद आ जाता था ना मैं लिख लेता था, लेकिन पॉइंटर्स ही याद नहीं आते, क्योंकि ओसी के अंदर आप पैराग्राफ लिखोगे तो उसमें मार्क्स कम मिलते हैं, लेकिन जब पॉइंटर्स में लिखते हो तो इट गिव्स मैक्सिमम मार्क्स। तो हम स्मार्ट कोड के जरिए करने की कोशिश करेंगे। एसएससी बोलेंगे, एसएससी मतलब स्मार्ट शॉर्ट कोड। तो यहां पर नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का स्मार्ट कोड है पबजी एफसीए, पबजी PUBG, पबजी एफसीए। अब मुझे आपको बताने की जरूरत तो है नहीं कि पबजी का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है? पबजी वाला पबजी नहीं, ये वाला पबजी की तरफ देखता, ठीक है? तो सबसे पहले स्मार्ट कोड आपका क्या हो गया? PUBG, पबजी एफसीए, ठीक है? फाइनेंशियल चार्टेड अकाउंटेंट हम जिसको बोल सकते हैं, ऐसा बोलते हैं, लेकिन अपने को स्मार्ट कोड के थ्रू जाना है। देखते हैं, पहला दिया P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, कि द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ग्रेजुअली विथ थ्रू रिसर्च वर्क। यानी जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के हम बात कर रहे हैं उसको समय समय पर डेवलप किया गया है, और ये डेवलप करने के लिए बहुत सारा रिसर्च भी करना पड़ा। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम। तो उन सारे रिसर्च वर्क को जब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को डेवलप करने का कार्यक्रम होने लगा तो उसके लिए बहुत सारी सिचुएशंस को ऑब्जर्व किए जाने लगे। ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट ये दो स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं किसी भी रिसर्च के लिए। तो यहां पर सिचुएशन क्रिएट की गई, सिचुएशंस के अंदर रिएक्शंस क्रिएट किए गए, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट किए गए, और उसका जो एफिशिएंसी लेवल है उसको चेक किया गया, रिजल्ट का आउटपुट चेक किया गया। उस हिसाब से आप देख सकते हो कि ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट इफेक्टिवली काम करता है या नहीं। Thus, the result of such experiment have been developed as a principle after its practice in organization. इसीलिए जितने ये एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स है उस बेसिस पर इसे डेवलप किया गया एज अ प्रिंसिपल, और इसे ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाता है? प्रैक्टिस में लाया जाता है। अंडरस्टूड? P for principles of form, practice and experiment. U, अब U stands for universal application, universal application। अब यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब क्या है? इट इज यूनिवर्सली अडॉप्टेड, इट इज यूनिवर्सली टेस्टेड, इट इज यूनिवर्सली अप्लाइड, ऐसा हम कह सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, यानी जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सली अडॉप्टेड या यूनिवर्सली इन नेचर है। द रीजन इज दैट मीन्स दे कैन बी अप्लाइड टू द ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो छोटा बिजनेस हो
चाहे वो बड़ा बिजनेस हो, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस हो, चाहे वो पर्टिकुलर फर्म हो या पर्टिकुलर हाउस होल्ड हो, उसको हर जगह पर अप्लाई किया जा सकता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर, बिजनेस का नेचर कौन सा हो, चाहे वो मल्टी फंक्शनल इंडस्ट्री हो या सिंगल या डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी हो, डजंट मैटर। Their result may vary and application may be modified, but these are the suitable for all kind of organization. इनकी जो applicability है ना, उसको हम अपनी तरफ से modify कर सकते हैं। इन principles को हम अपनी तरफ से situation based modify करके apply करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके results भी different आ सकते हैं, लेकिन the main thing is that it can be applicable to all level of management. हम management के हर level पर apply कर सकते हैं, हम हर type के organization में से apply कर सकते हैं, हम छोटे से छोटे बिजनेस से लेके बड़े से बड़े बिजनेस पर इस पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनीज हो, डिपार्टमेंटल्स हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हो या छोटी से छोटी कंपनियां हो, सारी चीजों पर इसे एप्लीकेबल किया जा सकता है। पी फॉर हो चुका, पी फॉर प्रिंसिपल्स ऑफ फाउंड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, यू स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सली एप्लीकेशन। अब स्टार्ट करते हैं बी से। बी स्टैंड्स फॉर बिहेवियरल इन नेचर। मैनेजमेंट इन ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। यहां पर एक इंसान सारी चीजें नहीं कर सकता, एक इंसान के कंधों पर जिम्मेदारियां हो सकती है, लेकिन उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए उसे लोगों की जरूर पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। द मैनेजमेंट एम्स एंड अचीविंग सर्टेन गोल थ्रू अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी वो लोगों से काम करवाना चाहता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए उसको ग्रुप की जरूरत है। वो ग्रुप ह्यूमन बींग्स का ग्रुप है, यानी लोगों की जरूरत है। ठीक है, वापस मैंने क्या कहा, मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए, एप्लीकेबल करने के लिए, अचीव करने के लिए हमें ग्रुप ऑफ पीपल्स की रिक्वायरमेंट है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिजाइन टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बींग्स। दिस प्रिंसिपल्स कंट्रोल अ ग्रुप ऑफ पर्सन एंड डायरेक्ट देम टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। तो इसलिए जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है ना, ये ह्यूमन बींग्स को इन्फ्लुएंस किया जाता है, उनको साथ में लेकर आया जाएगा, उनको कंट्रोल किया जाएगा और उनको प्रॉपर डायरेक्शन देना पड़ेगा, प्रॉपर डायरेक्टिव्स देना पड़ेगा, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सके, अचीव करने में मदद कर सके। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को मतलब अचीव करने में मदद करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम ऐसा कह सकते हैं कि वो अपने खुद के पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करेंगे। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उसके एम्प्लॉइज, उसके जो मुलाजिम्स है, उसके जो वर्कर्स है, उनका भी डेवलपमेंट हो सकता है। G stands for general guidelines. Management principles provide general guidelines in tackling the organization situation wisely as well in solving the problems. Management principles सिर्फ एक गाइडलाइंस है, एक जनरल गाइडलाइंस है जो बताता है कि किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन में या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। हर सिचुएशन सेम हो, हर सिचुएशन का सेम सॉल्यूशन ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम हमें किस तरीके से एक्शन करना है, हमें किस तरीके से काम करना है, हमें किस तरीके से रिएक्ट करना है, वो चीजें हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सिखाई जाती है। दे आर नॉट रिजिड, मतलब उसको हम इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं। Which management principles are to be applied depending upon the situation, size and nature of organization. इसलिए जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं हम इसे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। कहां पर? It depends on situation, it depends on size of the business, it depends on nature of the organization. Understood? Easily apply कर सकते हैं। For example, when we say fair remuneration, then the term fair can be vary as per the nature, size and financial condition of the organization. जब हम बात करते हैं फेयर रेम्यूनरेशन की, भाई साहब अगर आप 8 घंटा काम करोगे आपको 8,000 मिलेगा। सर अगर वो मल्टीनेशनल में काम करे तो उसको 16,000 मिलना चाहिए। तो इट डिपेंड्स ऑन बिजनेस का कितना बड़ा स्ट्रक्चर है, वो डेली वेजेस पर काम कर रहा है या मंथली वेजेस पर काम कर रहा है, जिसे हम सैलरी कहते हैं। सर वो बड़े बिजनेस में काम कर रहा है, छोटे बिजनेस में काम कर रहा है, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में
काम कर रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में काम कर रहा है, ये भी मैटर करता है। फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी की, वो भी मैटर करता है। तो ये सारी चीजों पर हम बात करते हैं। तो ये सारी चीजें एक जनरल गाइडलाइंस के तहत होती है और गाइडलाइंस को ही मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कहते हैं। नेक्स्ट, F स्टैंड्स फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या? इजीली चेंज किया जा सकता है क्या, इजीली एडॉप्ट किया जा सकता है क्या? यस, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। इट मींस दे कैन बी चेंज्ड और मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल होता है, जिसे हम इजीली चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। मैनेजर्स कैन बी फ्लेक्सिबल बाय इंप्लीमेंटिंग द प्रिंसिपल्स टू सूट द रिक्वायरमेंट। यानी जरूरतों के हिसाब से मैनेजर्स अपने डिसीजन लेगा और उसकी जो प्रिंसिपल्स है, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। द बिजनेस सिचुएशन कीप ऑन चेंजिंग। सिचुएशन दिन ब दिन बदलती जाएगी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी एडजस्टेड और मॉडिफाइड एंड कैन बी यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। ऑर्गेनाइजेशन की जरूरतों के हिसाब से हम उसे एडजस्ट या मॉडिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। सी, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। Principle of management are the base of taking decisions. They determine the cause or reason for a particular effect. मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, किसी भी डिसीजन का एक बेस हो सकता है, एक आधार हो सकता है। हमें समझने की जरूरत है, हमें डिटरमाइन करने की जरूरत है कि उसका कॉज या कारण क्या हो सकता है, रीजंस क्या हो सकते हैं। For example, payment of good wages and incentive helped in increasing the output of the workers and making effective advertising increases the sale of product. यानी अगर मैं मेरे वर्कर्स या मेरे एम्प्लॉयज को अच्छी पगार दूंगा, अच्छे इंसेंटिव्स दूंगा, तो हो सकता है उनके आउटपुट, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके। दूसरा, अगर मैं मार्केटिंग टैक्टिक्स अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूं या करूंगा, तो हो सकता है मेरा सेल बढ़ सकता है। तो कारण है सेल बढ़ाना है, उसके लिए मैंने क्या क्या टैक्टिक्स यूज किया, तो इट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। नेक्स्ट, A stands for all principles are equal and importance। मतलब हमारे जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, सभी के सभी प्रिंसिपल्स की वैल्यू सेम है। ऑल द प्रिंसिपल्स हैव इक्वल इंपॉर्टेंस। ठीक है, those are the practice simultaneously to get best result in the form of achievement of predefined goals. If any specific principle is focused more, others are not followed with the some focus, then it affects the working of the organization। यानी अगर हम हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर कुछ चीजों पर ज्यादा फोकस करेंगे, कुछ पॉइंट्स पर ज्यादा फोकस करेंगे और कुछ पॉइंट पर फोकस कम करेंगे, तो हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग में फर्क पड़ सकता है, लोगों के कॉज एंड इफेक्ट पर फर्क पड़ सकता है, लोगों की एफिशिएंसी लेवल पर फर्क पड़ सकता है और ऑर्गेनाइजेशन के कार्य करने की शैली पर फर्क पड़ सकता है। Therefore, management principles are the principle of social science. The nature of principle of management is are not absolute like pure science. That is chemistry and mathematics. Chemistry और mathematics में special formulas होते हैं, आप वो formulas को adopt करते हो, अपने values put करते हो, आपको solution मिल जाता है। But यहाँ पर human behavior involve होता है। Management अगर कोई situation आ गई है, तो situation को handle करने के human brain लगेगा, तो उसके solutions भी different हो सकते हैं। With some modification according to the requirement, organization need to apply the principle of management। तो अपने मेंटालिटी के हिसाब से, अपने थिंकिंग स्किल्स के हिसाब से मैनेजर्स उन प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट कर कर अप्लाई करने की कोशिश करेगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स अचीव किया जा सके। इन सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अगर मैं समराइज करने की कोशिश करूं ना, तो मैं ऐसा कह सकता हूं, मान लीजिए आप रेस्टोरेंट के मालिक हो या आप रेस्टोरेंट में एज अ मैनेजर काम कर रहे हो, ठीक है। तो उस मैनेजर के तौर पर काम करते समय आप उस पूरे रेस्टोरेंट को चलाने का काम कर रहे हो। पहला,
दूसरा, आपके पास जो वर्कर्स है वो बहुत एंथुजियास्टिक है, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉयज के बीच में तालमेल नहीं होता, तो उसका खामियाजा ऑर्गेनाइजेशन को भुगतना पड़ सकता है। तो मैनेजर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे रखता है, उनके म्यूचुअल इंटरेस्ट को बिजनेस पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसके लिए वो क्या टेक्निक इस्तेमाल करता है, वो भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के तहत आता है। तीसरा, अगर उसके बीच में कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको रिजॉल्व कर सकते हैं क्या, वो चीजें मैनेजर सोचने का काम करता है, पहला। दूसरी बात, उसके पास जितने भी एम्प्लॉइज के अलावा जो कस्टमर्स आते हैं, वो कस्टमर्स के माइंडसेट अलग हो सकते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती है, तो हर सिचुएशंस में उसका रिएक्शन भी अलग होगा। कोई प्यार से मान जाता है, कोई झगड़ा करके मानता है, कोई बोलता है मैं बिल ही नहीं दूंगा, क्या करना है कर ले। तो इस तरीके के सिचुएशन में मैनेजर सेम सोल्यूशन सब जगह पर अप्लाई नहीं करेगा, वो देखता है कंज्यूमर के बिहेवियर को एनालाइज करता है, उसके हिसाब से एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश करता है और कंज्यूमर को उसके सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच से सेटिस्फाइड करने की कोशिश करता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी तरीके का खामियाजा ना भुगतना पड़े। क्योंकि किसी भी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा करने के लिए, बड़ा करने के लिए आपको सारे लोगों को साथ में लेकर चलना है, ओनर को भी साथ में लेकर चलना है, आपके एम्प्लॉयज भी खुश होने चाहिए, आपके कस्टमर्स भी सेटिस्फाइड होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, आउटसाइडर्स जैसे गवर्नमेंट हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, डेटर्स हो गए, ये भी सेटिस्फाइड होने चाहिए। अलॉन्ग विद आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके अंदर वो डेडिकेशन तो होता ही है, लेकिन उस डेडिकेशन को हर जगह पर, हर लेवल पर मेंटेन रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि नेचर एंड उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल पे बने रहे। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।